स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आधुनिक भारत के इस श्रृंखला में बहुत बहुत स्वागत है। ये श्रृंखला लगभग विगत कई दिनों से चल रही है और इसमें आज हम लोग आधुनिक भारत के जो आयोग के एमसीक्यू पूछे गए हैं उनको तो देखेंगे, साथ में उनका कुछ थोड़ा बहुत एक्सप्लेन देखेंगे और ये एक्सप्लेन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। एक तो सवाल और सवाल के साथ थोड़ी सी व्याख्या जो आपके एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल चार चांद लगाने का काम करेगी। मिस मत कीजिएगा, हटिएगा मत, देखिए ज़रूर। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं ये ज़रूर मायने रखता है, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मायने रखेगा आज की श्रृंखला। और इसे छोड़िए मत, इसे ज्वाइन कीजिए, अपने दोस्तों को भी लाइए। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज के सेशन का ये सवाल आपके सामने है। 1857 के विद्रोह की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश के बड़ौत में विद्रोह करने वाले शाहमल को लड़ाई में मारा गया था। तो ये कब मारा गया था? जुलाई 1857 को। कब मारा गया था? जुलाई 1857 को। 1857 का विद्रोह आप जानते हैं। जिस समय ये विद्रोह हुआ 1857 का, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। क्या नाम था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 का विद्रोह हुआ था। और इस 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने इसे क्या कहा था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। किसे? 1857 के विद्रोह को। और भारत में इस विद्रोह की शुरुआत की बात करें तो संगठित शुरुआत इसकी कहाँ से हुई थी? तो संगठित शुरुआत इसकी मेरठ से हुई। कहाँ पर? 1857 का विद्रोह ही शुरू हुआ मेरठ से और समाप्त कहाँ हो गया? ग्वालियर में। ये दोनों भी बातें ध्यान में रखना। विद्रोह की संगठित शुरुआत कहाँ से होती है? मेरठ से। और इसे समापन कहाँ होता है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में विद्रोह समाप्त हो जाता है। अगले सवाल पर चलते हैं कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित पेंटिंग इन मेमोरियल किसने चित्रित किया था? यानी इसको चित्रित किसने किया था? जोसेफ नोएल पैटन ने इसको चित्रित किया था। 1857 के विद्रोह को अंततः अंग्रेजों ने कब दबा दिया? ये विद्रोह कब समाप्त कर दिया गया था? तो यह विद्रोह 1859 तक पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। कौन सा विद्रोह? 1857 को। अगले सवाल पर आते हैं कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बनने वाले चर्बीयुक्त कारतूसों का उपयोग करने वाले एनफील्ड राइफलों को पेश करने के लिए कौन जिम्मेदार था? तो इसका जिम्मेदार किसे माना गया था? तो जिम्मेदार माना गया था हेनरी हार्डिंग को। किसे माना गया था? हेनरी हार्डिंग को इसका जिम्मेदार माना गया था। जी, इन्होंने क्या किया? इस 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी युक्त कारतूस। और चर्बी किसकी थी? गाय और सुअर की। तो हिंदू के लिए गाय निषिद्ध है, गाय का मांस नहीं खाएगा, और मुस्लिम के लिए सुअर निषिद्ध है। और उस समय सेना में हिंदू और मुसलमान थे, दोनों ने ही चर्बी युक्त कारतूस प्रयोग करने क्या किया? निषेध कर दिया। अंग्रेजों ने क्या किया कि नई बंदूक का प्रयोग किया। पुरानी बंदूक ब्राउन ब्रेस के स्थान पर न्यू इनफील्ड राइफल का उपयोग किया और इसमें जो कारतूस लगता था उसे दांतों से काटकर लगाना पड़ता था और उस कारतूस के जो डिब्बी था उसमें ग्रीस लगा होता था और उस ग्रीस में इन चर्बी का प्रयोग था, गाय और सुअर का। ये खबर कहाँ से चली? दमदम सैनिक छावनी से। दमदम सैनिक छावनी को के सभी सिपाहियों ने इस विद्रोह को किया। ये दमदम से बहरामपुर आई, बहरामपुर से बैरकपुर पहुंचा और बैरकपुर में मंगल पांडे ने क्या किया कि उन्होंने इस कारतूस का प्रयोग करने से बिल्कुल मना कर दिया। और मना ही नहीं किया बल्कि अपने लेफ्टिनेंट और मेजर को गोली भी मार दिया। एक को गोली मारा और एक को चाकू घोंप दिया। इसीलिए कहते हैं ये विद्रोह की शुरुआत किसने कर दी? तो इसकी चिंगारी पहले शुरू कर दी मंगल पांडे ने, जो बैरकपुर छावनी के 34वीं रेजिमेंट का जवान था। कौन? मंगल पांडे, जिसे अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। और इसके बाद 10 मई 1857 को विद्रोह मेरठ से चला और कहाँ पहुँच गया? दिल्ली। किसके दरबार में पहुँच गया? तो दिल्ली बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय के दरबार में। तो यही मंगल पांडे थे जिन्हें 1857 की क्रांति का पहला नेता भी कह सकते हैं। ठीक है, कौन थे? मंगल पांडे। आते हैं अगले सवाल पर
किस संस्थान को बंगाल सेना की नर्सरी कहा जाता था? अवध को। किसे कहते थे? अवध को। और इसे बफर राज्य भी कहते थे, अवध को। और अंग्रेजों ने अवध को ईस्ट इंडिया कंपनी में शासन शामिल कर लिया था। कब? 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर। किसका आरोप लगाकर? कुशासन का आरोप लगाकर यहाँ के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से उतारकर स्वयं का शासन स्थापित कर दिया। किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की मदद की थी? तो उनका नाम था राजा मेहताब चंद। भारत में भी ऐसे तमाम गद्दार हुआ करते थे जो अपने भारत के प्रति जिनकी वफादारी बिल्कुल नहीं थी, अंग्रेजों की चटुकारिता में वो बाज नहीं आए थे और लगे ही रहे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुई थी? तो ये वीरगति को प्राप्त हुई थी 1858 में, और लड़ती हुई ये मारी गई। ग्वालियर में इनका समाधि स्थल है। किसका? रानी लक्ष्मीबाई का। इनका जन्म बनारस में हुआ था। इनका मूल नाम मनु या मणिकर्णिका है। इन्हीं के नाम पे बनारस के घाट का नाम ही है मणिकर्णिका घाट। क्या नाम है? मणिकर्णिका घाट नाम रखा गया है। इन्होंने, इनकी स्वयं की कोई संतान नहीं थी। इन्होंने गोद लिया था दामोदर राव को, जिसे अंग्रेजों ने स्वीकार नहीं किया था। इन्हीं के बारे में कहानी है सुभद्रा कुमारी चौहान की। खूब लड़ी मर्दानी मोतो झांसी वाली रानी थे। ह्यूरोज ने कहा कि यह एकमात्र महिला थी जो वीरगति को प्राप्त हुई, पर इसका पूरा बल और प्रभाव पुरुषों से कम न था। झकझोर दिया इसने पूरे अंग्रेजी बटालियन और सेना को। किसने? रानी लक्ष्मीबाई ने। तो इस तरह 1857 की कई क्रांति के केंद्र बने और उसका नेतृत्व करने वाले अलग अलग शासक थे। बात करें कि दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था, तो दिल्ली का किया था बहादुर शाह जफर व उनका सेनापति बख्त खां। लखनऊ का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल ने लखनऊ का नेतृत्व किया था। नाम सुनते रहना और नोट कर लेना अगर कहीं आप लिख पाते हो तो। दिल्ली का नेतृत्व 1857 में किसने किया? बहादुर शाह जफर, उनका सेनापति बख्त खां था। लखनऊ में किसने किया था? बेगम हजरत महल। वो अपने पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब बनाना चाहते थे। इस तरह से बात करें, कानपुर में किसने किया था? नाना साहब ने, जिनका मूल नाम धोधो पंत था। अवध बात करें, फैजाबाद में नेतृत्व किसने किया था? तो मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का नारा दिया। इलाहाबाद में लियाकत अली ने किया था। बिहार के जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह ने किया था। और इसी तरह बात करते हैं हम लोग तो बरेली में खान बहादुर खान ने किया था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। इसी गति में अगर हम लोग बात करते इसी क्रम में तो देखते हैं कि गोरखपुर में गजाधर सिंह ने किया था। मथुरा में देवी सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो इन सभी नामों को आप ध्यान में रखिएगा। अगले सवाल पर आते हैं। सिपाही विद्रोह और 1857 के विद्रोह के संदर्भ में ना तो प्रथम था ना ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, ये कथन किसका था? तो यह कथन था आर.सी. मजूमदार ने कहा था कि ना तो ये सिपाही विद्रोह है ना तो प्रथम विद्रोह था। किसने कहा था? आर.सी. मजूमदार ने। और वीर सावरकर ने इसे कहा था, बी.डी. सावरकर ने, कि यह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम है। किसने कहा था? बी.डी. सावरकर ने। किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था? ये यही थे बहादुर शाह जफर, है ना। और इन पर बड़ा मशहूर बाद में गाना आया कि मेरे पिया गए रंगून, वहाँ से किया है टेलीफोन तुम्हारी याद सताती। रंगून उस समय बर्मा की राजधानी हुआ करती थी। आज रंगून कहाँ पर है? म्यांमार में, क्योंकि बर्मा का नया नाम क्या हो गया है? म्यांमार हो गया है। एकमात्र शायर बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जफर। 1857 में भारत के सम्राट कौन हुआ करते थे? बहादुर शाह जफर ही थे। भारत के पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसके काल में की गई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में। किसके काल में? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और यही लॉर्ड विलियम बेंटिक है जिसे भारत का पहला गवर्नर जनरल कहते हैं। इसी के काल में सती प्रथा का प्रतिबंध किया गया था सबसे पहले 1829 में बंगाल में नियम 17 के तहत। किसके तहत? नियम 17 के तहत सती प्रथा को रोका गया था, जो हिंदू धर्म की सबसे ही अनैतिक प्रथा थी। कौन सी? सती प्रथा। अगले सवाल पर आते हैं मित्र। रॉलेट एक्ट पारित किए जाने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड।
लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से लेकर 1921 तक था। 1916 से 1921 तक इसके काल में बहुत सारी घटनाएं हुई थी। इसी के समय गांधी जी ने सत्याग्रह किया था, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह। इसी के समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसी के समय में हमारे महात्मा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। रौलट एक्ट पारित किया गया था। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून यही है, रौलट एक्ट। लॉर्ड कर्जन का सबसे घृणित कार्य था। भारत का सबसे अलोकप्रिय गवर्नर कौन था? लॉर्ड कर्जन। इसने बंगाल का विभाजन किया था कब? 1905 में, बंग भंग विभाजन। और इसी बंगाल विभाजन के विरोध में ही स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। इसी बंगाल विभाजन के विरोध में ही पहली बार राष्ट्रध्वज फहराया गया। कहाँ? कलकत्ता में। और इसी बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, जिसमें भारतीय महिलाएं शामिल हुई पहली बार, और विदेशी वस्त्रों की होली भी जलाई गई। ये बंगाल विभाजन के ही विरोध में राखी दिवस मनाया जाता है, जिन्हें हम लोग रक्षाबंधन कहते हैं। और इसी बंगाल विभाजन के विरोध में ही शोक दिवस भी मनाया गया उस समय। और बंगाल विभाजन के विरोध का सबसे प्रसिद्ध गीत कौन था? वंदे मातरम। और वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड रिपन को। भारत का सबसे लोकप्रिय गवर्नर भी कौन है? लॉर्ड रिपन को कहते हैं। और भारत में पहली बार नियमित जनगणना 1881 में किसके काल में शुरू हुई थी? लॉर्ड रिपन के ही काल में शुरू हुई थी। बात करते हैं कि इसी पर एक और बात कर लेते हैं कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल में दैध शासन किसने समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। और कलकत्ता में जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई किस गवर्नर के काल में? वारेन हेस्टिंग्स के काल में। और 1772 में इसने कलकत्ता में रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना की। और इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की किसने? वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने। ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है। बेलेजली को इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारत में सहायक संधि का वास्तविक जन्मदाता किसे कहते हैं? लॉर्ड बेलेजली को। और सहायक इसकी लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? हैदराबाद। दूसरा कौन था? मैसूर। तीसरा कौन था? तंजौर। चौथा कौन था? अवध। फिर पांचवा पेशवा। उसके बाद बरार व भोसले। और फिर कौन था? सिंधिया। ये राज्य थे जो स्वीकार किए थे किसकी सहायक संधि? लॉर्ड बेलेजली की। हैदराबाद ने स्वीकार किया कब? 1798 में। मैसूर और तंजौर ने 1799 में स्वीकार किया था। आते हैं अगले सवाल पर। इस तरह से सभी राज्यों का अलग अलग समय था। निम्नलिखित में से कौन भारत के अंतिम वायसराय थे? भारत के आखिरी वायसराय का नाम लॉर्ड माउंटबेटन। इन्हें कहते हैं स्वतंत्र भारत के पहले भी वायसराय या गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और भारत के अंतिम वायसराय भी कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अभी हम लोगों ने पढ़ा स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? लॉर्ड रिपन। भारत का सबसे लोकप्रिय गवर्नर कौन है? लॉर्ड रिपन। और भारत का सबसे अलोकप्रिय गवर्नर कौन है? लॉर्ड कर्जन। क्या नाम है? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड डलहौजी की अवधि के दौरान भारत के गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड डलहौजी किस अवधि के दौरान भारत के गवर्नर जनरल थे? 1848 से 56। ये वही लॉर्ड डलहौजी है जिसे भारतीय रेलवे का जनक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? भारतीय रेलवे का जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड डलहौजी को। भारत में डाक तार संचार, भारत में डाक तार संचार और रेलवे व PWD शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये सब शुरू करने का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को जाता है। इसकी सबसे गंदी नीति जो भारत में थी उसको नाम है राज्य हड़प की नीति। राज्य हड़प की नीति, या इसी को हम लोग व्यपगत का सिद्धांत कहते हैं। और राज्य हड़प नीति या व्यपगत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसे कहते हैं, उसके तहत राज्य हड़प की नीति के तहत आने वाला पहला राज्य कौन था? सतारा। दूसरा जैतपुर। दूसरा कौन था? सतारा, जैतपुर। तीसरा संभलपुर। चौथा था बघाट। उसके बाद उदयपुर, बघाट, उदयपुर, फिर झांसी, और झांसी के बाद नागपुर। सतारा को इसने 1848 में राज्य का क्या किया था? हड़प लिया था। और डलहौजी के काल में ही 1856 में अवध पर भी कुशासन का आरोप लगाकर कब्जा किया गया था। 20 फरवरी 1947 को किसने घोषणा की कि जून 1948 तक भारतीयों को सत्ता सौंप दी जाएगी? तो यह अनाउंसमेंट किया था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर क्लेमेंट इटली ने। ऐसा घोषणा किया था।
कि हम सत्ता भारतीयों को सौंप देंगे। निम्नलिखित में से किसने 1851 में अवध राज्य को एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी के रूप में वर्णित किया है? कथानक कथन है लॉर्ड डलहौजी का, और इसने कहा ही नहीं था बल्कि 1856 में जबरन अवध को इन्होंने छीन भी लिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के काल में हुआ था? अभी हम लोगों ने बात किया, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत ही नृशंसनीय हत्याकांड माना जाता है। इसी के समय का एक प्रसिद्ध गीत है और इसमें जनरल डायर की घृणता को भी वर्णन किया गया है कि 10,000 गोलियां लगातार 1650 चक्र चले, जल मरे सहस्त्रधिक प्राणी, लाशों से संकुल हुई गली। जंगेल अलाकू अब्दाली नादिर तैमूर सभी हारे, जनरल डायर की पस्ता से पस्ता रोए न मन मारे। बहुत ही घृणित घटना मानी जाती थी। निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड चेम्सफोर्ड था और डायर की सबसे घृणित कहा ये कथानकृत था। इसी डायर को बाद में हमारे देश के क्रांतिकारी वीर उधम सिंह ने जाकर के लंदन में इनको समाप्त किया 1940 में। 1912 में सिविल सेवा पर रॉयल कमीशन का गठन किया गया था। उस समय वायसराय कौन था? तो वायसराय का नाम था लॉर्ड हार्डिंग। क्या नाम था? लॉर्ड हार्डिंग उस समय था। यही लॉर्ड हार्डिंग था जिसने बंगाल विभाजन को रद्द किया था। बंगाल विभाजन किया किसने? लॉर्ड कर्जन ने। और बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया? लॉर्ड हार्डिंग ने। लॉर्ड हार्डिंग के काल में ही 1911 में अनाउंस किया गया था कि भारत की राजधानी किसे बनाया जाएगा? दिल्ली को। और 1912 में भारत की राजधानी बन गई। क्या? दिल्ली 1912 में राजधानी बनी। उस समय गवर्नर कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय कहते हैं। 1798 में गवर्नर जनरल कौन बना और कलकत्ता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण करवाया था? तो उसका नाम है लॉर्ड बेलेजली। क्या नाम है? लॉर्ड बेलेजली। अभी मैंने इनके बारे में आपको बताया था। ब्रिटिश ताज के शासन के दौरान भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वायसराय कौन थे? अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग। क्योंकि 1858 के अधिनियम के तहत क्या किया गया कि भारत के शासन को, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को ब्रिटेन की महारानी के हाथों में दे दिया गया और गवर्नर जनरल का नया नाम वायसराय कर दिया गया। उस समय कौन था? यही लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल यही था। कौन? लॉर्ड कैनिंग ही था। उस गवर्नर जनरल का नाम बताओ जिसके तहत सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई थी। तो उसका नाम है लॉर्ड हेस्टिंग्स। क्या नाम है? लॉर्ड हेस्टिंग्स नाम है। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? देख रहे हैं ना, सवाल बार बार दोहरान कर रहा है। लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। इन्हीं की नीतियों से भारत और पाकिस्तान अलग हुआ था। इन्होंने 3 जून 1947 को एक नीति बनाई थी, एक योजना पेश की थी जिसे 3 जून की योजना भी कहते हैं। और इसी योजना के तहत भारत और पाकिस्तान सदियों से साथ रहने वाले दो भाई अलग हो गए और आज दो मुल्क बन गए। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। भारत में नागरिक सेवा का जनक भी किसे कहते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और कॉर्नवालिस संहिता भी किसने शुरू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारत में सबसे पहले पुलिस चौकी की स्थापना किसके काल में हुई? तो पुलिस चौकी की शुरुआत भी किसके काल में हुई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में पुलिस चौकी की शुरुआत हुई थी। और इसने प्रत्येक जिले में एक थाना बनाया और उसका इंचार्ज दरोगा को बनाया था। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो ये बात इसके संदर्भ में ध्यान में रखना। 1939 में भारत के किस वायसराय ने घोषणा की कि भारत ब्रिटेन के साथ युद्ध में शामिल हो गया है? एक झूठी अफवाह भी थी जिसे फैलाया गया लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड लिनलिथगो ने ऐसा सूचना दिया था। ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारत के सांख्यिकी सर्वेक्षण का आयोजन किया था? तो वो करने वाला व्यक्ति था लॉर्ड मेयो। सबसे पहले भारत में जनगणना किसके काल में हुई? लॉर्ड मेयो के काल में सबसे पहले शुरू हुई थी। कब? तो 1872 में सबसे पहले जनगणना कराई गई थी। पर ये अस्थायी और टेम्प्रोरी थी जो लॉर्ड मेयो के काल में शुरू हुई थी। इसने अजमेर में एक मेयो कॉलेज की स्थापना भी किया था। किसने? लॉर्ड मेयो ने।
नेक्स्ट सवाल है, किस वायसराय के तहत 1793 में बंगाल का अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था? तो उस समय गवर्नर यही था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ब्रिटिश भूराजस्व की, ध्यान से सुनना, ब्रिटिश भूराजस्व की निम्न व्यवस्थाएं थी। तो ब्रिटिश भूराजस्व की जो निम्न व्यवस्थाओं में मैं आपको बताऊं कौन कौन सी व्यवस्था थी। तो एक तो हम लोग अस्थाई बंदोबस्त जानते हैं। कौन सी बंदोबस्त? अस्थाई बंदोबस्त थी, जिसे हम लोग मालगुजारी, बिस्वेदारी, इस्तमरारी तमाम नामों से जानते हैं। दूसरी एक व्यवस्था थी इजारेदारी। इजारेदारी ये भी भू राजस्व व्यवस्था थी। इसी में एक व्यवस्था का नाम है रैयतबाड़ी। रैयतबाड़ी, और इसी में एक नाम आता है महालबाड़ी। ये सभी व्यवस्था ध्यान में रखना। महालबाड़ी। तो अस्थाई बंदोबस्त कब शुरू किया गया था? 1793 में। इजारेदारी 1772 में शुरू किया गया था। रैयतबाड़ी 1820 में शुरू किया गया था और महालबाड़ी 1822 में शुरू किया गया था। ये चारों के चारों ब्रिटिश भूराजस्व व्यवस्था थी। अंग्रेजों द्वारा टैक्स वसूले जाने की पद्धति, नियम थे। ये चार व्यवस्थाएं आप याद करना, इसको नोट डाउन करके रखना। अगले सवाल पर आते हैं। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र का जनक किसे कहा जाता है? तो कहते हैं लॉर्ड मिंटो को। इसी ने कहा था, जब इसने 1909 में सबसे पहले मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी और यहीं से एक नई शुरुआत भी मानी गई थी, फूट डालो राज करो। पृथक निर्वाचन व्यवस्था का मतलब है कि जहां मुस्लिम आबादी की संख्या ज़्यादा होगी वहां चुनाव भी मुस्लिम लड़ेगा और वोट भी कौन करेगा? मुस्लिम ही करेगा। तो 1909 के अधिनियम से ऐसी पहल शुरू की गई थी। भारत में देसी भाषा अधिनियम किसने पेश किया था? तो ये पेश करने वाले थे लॉर्ड लिटन। क्या नाम था? लॉर्ड लिटन ने पेश किया था। भारत के गवर्नर जनरल का पद निम्नलिखित किसके द्वारा सृजित किया गया था? चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया किस नियम के द्वारा? चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। और ये 1813 का चार्टर अधिनियम जो था, इसी के द्वारा भारत में सबसे पहले शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए में का बजट में प्रावधान किया गया था। किस एक्ट के द्वारा? 1813 के एक्ट के द्वारा। अगला प्रश्न है, 1946 में अंतरिम सरकार बनाने के लिए लॉर्ड बैबल ने किसे आमंत्रित किया था? तो उसने पंडित जवाहरलाल नेहरू को आमंत्रित किया था। अंतरिम सरकार में 13 मंत्री थे। कितने मंत्री थे? 13 मंत्री शामिल थे। निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? इनमें से दिए गए विकल्प में तो एक ही व्यक्ति थे, सी राजगोपालाचारी। इनके बारे में कहा जाता है स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। ध्यान से सुनना, स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे उनका नाम था सी राजगोपालाचारी साहब। ये नाम याद रखना। भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत में सबसे ऊंची स्टेचू किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को स्टेचू ऑफ यूनिटी। क्या कहते हैं? स्टेचू ऑफ यूनिटी, जो गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर है। और कहा जाता है कि स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इन्हीं के बारे में हम लोग जानते हैं कि स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री भी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में बताऊं कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष भी कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पहचान तो आप लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान का जनक निर्माता किसे कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और स्वतंत्र भारत के विधि मंत्री के रूप में भी विद्यमान थे कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और भारत में ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भी कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस के रूप में किसे जाना जाता है? तो चार्ल्स मेटकाफ को। यानी समाचार पत्रों पर जितने प्रतिबंध लगे थे वो सब समाप्त कर दिया था। किसने? चार्ल्स मेटकाफ ने। इसीलिए इन्हें हम लोग लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस के रूप में जाना जाता है। किसको? चार्ल्स मेटकाफ को। बाद में अंग्रेजों ने विरोध किया और उस विरोध की वजह से इन्हें अपने पद से त्यागपत्र भी देना पड़ा। किसे? चार्ल्स मेटकाफ को। पर भारतीय समाचार पत्रों पर जितने भी आरोप लगे थे वो सब समाप्त कर दिया था। किसने? चार्ल्स मेटकाफ ने। पहले नगर निगम की स्थापना 1868 में
पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन में ब्रिटिश काल के दौरान किया गया था। कहाँ पर किया गया था? तो मद्रास में। हमारी 3 बड़ी प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, बम्बई और मद्रास। तो मद्रास में पहला नगर निगम स्थापित किया गया। जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम को दास्ता का एक नया घोषणा पत्र के रूप में वर्गीकृत किया था? ये बड़ा मशहूर सवाल है। 1935 का भारत शासन अधिनियम, जिसमें भारत को एक अखिल भारतीय संघ बनाए जाने का प्रावधान था, जिक्र भी किया गया था। 1919 में हुई जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए भारत सरकार द्वारा किस आयोग का गठन किया गया था? तो भारत सरकार द्वारा आयोग का गठन किया गया था हंटर आयोग का। किस आयोग का? हंटर आयोग का गठन किया गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के प्रावधान द्वारा ब्रिटेन के भारतीय प्रांतों पर निम्नलिखित में से किस अधिनियम के प्रावधान द्वारा ब्रिटेन के भारतीय प्रांतों पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को निरस्त किया गया और उन्होंने ब्रिटिश क्वीन के नाम पर शासित किया जाना तय किया था? तो आप सभी जानते हैं यह नियम ही था 1858 का भारत शासन अधिनियम, जिसके द्वारा क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से शासन लेकर महारानी के हाथों में भारत का शासन दे दिया गया। लोगों ने बड़े खुशी मनाई कि हो सकता है अच्छे दिन आए, क्योंकि कंपनी के हाथ से शासन महारानी के पास चला गया। अब भारतीय जनता महारानी की प्रजा हो गई, पर ये अच्छे दिन आए ना। दिन वैसे बने रहे, सत्ता बदली पर दिन और प्रभाव में कोई बदलाव ना हुआ। शोषण वैसे ही जारी रहा जैसे कंपनी पहले करती रही। भारत शासन अधिनियम 1919 के तत्कालीन वायसराय की सिफारिश पर पारित किया गया था। किस वायसराय की सिफारिश पर? तो उनका नाम था एडविन मॉन्टेग्यू। क्या नाम था? एडविन मॉन्टेग्यू की सिफारिश पर। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन जब भारत पहुंचा 3 फरवरी 1928 को। गठन इसका हुआ था 1927 को और पहुंचा 1928 को साइमन कमीशन। इसे हम लोग श्वेत कमीशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेत कमीशन। और इसका इसलिए विरोध किया गया क्योंकि इसमें जितने सदस्य थे 7 सदस्य थे और सभी के सभी अंग्रेज थे, इसलिए भारत में इसका खूब पुरजोर विरोध किया गया। साइमन कमीशन जब बम्बई में उतरा तो साइमन गो बैक के नारे दिए गए कि वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक, वापस जाओ। और इस साइमन कमीशन का ज़्यादा विरोध सबसे भयंकर कहाँ हुआ? लाहौर में, जहाँ पर लाला लाजपत राय पर लाठियाँ बरपाई गई और यहीं से हमारे क्रांतिकारियों ने एक नया मोड़, नया अंजाम दिया, जो इतिहास में बड़ा बदलाव का रूप दिखाई देता है। रॉलेट एक्ट के तहत निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय लिया गया था? तो रॉलेट एक्ट के तहत लिया गया था बिना मुकदमे के कारावास। इस एक्ट रॉलेट एक्ट 1919 बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया और इसे हमारे देश के क्रांतिकारी और वीरों ने इसे काला कानून कहा और सबसे बेकार का कानून की संज्ञा दी गई है किसको? रॉलेट एक्ट को। बॉम्बे डेक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया था? 1820 में। कब लागू किया गया था? 1820 में, जिसे हम लोग रैयतबाड़ी के नाम से भी जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का एक हिस्सा था? तो वो था भारत को 2 हिस्सों में बट जाएगा, एक तो पाकिस्तान के रूप में और दूसरा भारत के रूप में। भारत में राजस्व एकत्रित करने के लिए हॉल्ट मैकेंजी ने निम्नलिखित में से कौन सी विधि विकसित की थी? तो हॉल्ट मैकेंजी के विचारों का संग्रह ही था महालवाड़ी व्यवस्था, जिसे 1822 में लागू किया गया था और ये ब्रिटिश भारत के 30% भूभाग पर लागू था। कितने प्रतिशत? 30% भूभाग पर लागू था महालवाड़ी। महाल का शाब्दिक अर्थ होता है गांव या गांव का मुखिया। 1860 में अधिनियमित भारत दंड संहिता का मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने किया था? लॉर्ड मैकाले ने। ये अपने को सबसे बुद्धिमान अंग्रेज मानता था और ये भारतीयों को बिल्कुल पशु के समान समझता था। भारतीयों को ये कहा करता था ना तो इनके पास ज्ञान है, ना ज्ञान की कोई जानकारी है, ये सभी बिल्कुल गुलाम थे और गुलाम से ज़्यादा कुछ नहीं है। इसी लॉर्ड मैकाले ने ही 1835 में सिफारिश किया कि शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? अंग्रेजी। ये नहीं कि हमको पढ़ाना चाहता था, ये चाहता था कि इसके लिए एक क्लर्क, ये चाहता था कि भारत में ही हमें मजदूर मिल जाएं कम पैसे में और जो हमारी भाषा को समझ सके, और इसलिए इसने जोड़ दिया कि अंग्रेजी पढ़ाओ ताकि ये हम लोगों की हेल्प कर सकें और भारत में ब्रिटिश कई वर्षों तक शासन कर सकें। तो इसकी गंदी नीति का परिणाम था लॉर्ड मैकाले की। और महात्मा गांधी ने इस भाषा का विरोध भी किया था कि अंग्रेजी ठीक है लेकिन उस देश में उस लोगों की वहाँ की भाषा ज़्यादा सिखाइए जिसमें वो सक्षम हो अपने
आपस में बातचीत करने के और एक दूसरे के हाव भाव को समझने में। कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था? तो आप जानते हैं कि 1946 में 24 मार्च 1946 को 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत आया था, जिसमें एक का नाम लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। इनमें शामिल कौन नहीं था? सर जॉन साइमन नहीं शामिल थे। और इस कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने किया था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने किया था। और इसी कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही भारत में भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो भारतीय संविधान सभा का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? कैबिनेट मिशन। और उसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम में प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था की गई थी? तो यह व्यवस्था की गई थी 1935 के अधिनियम में। और इसी एक्ट के द्वारा 1937 में कांग्रेस चुनाव लड़ी। 1939 में 28 माह के शासन के बाद त्यागपत्र देना पड़ा। और कांग्रेस के त्यागपत्र देने की खुशी में मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया या धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया था। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। निम्नलिखित किस अधिनियम ने भारत में कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया? इसे चाय को छोड़कर सभी ब्रिटिश विषयों के लिए खोल दिया था। तो अधिनियम ही था 1813 का चार्टर अधिनियम। चीन और चाय के व्यापार को छोड़कर सभी व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। 1942 में किस प्रधानमंत्री ने क्रिप्स को भारत भेजा था? यानी उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, और बाद में इन्हीं के बाद में अगले प्रधानमंत्री बने सर क्लीमेंट एटली। तो भारत को आज़ादी हाथ लगी किसके काल में? सर क्लीमेंट एटली के काल में ही भारत को आज़ादी लगी। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत को रोकने के लिए शारदा अधिनियम पारित किया गया। ये शारदा अधिनियम किससे संबंधित था? तो ये शारदा अधिनियम का संबंध था बाल विवाह से। और इस शारदा अधिनियम में तय किया गया कि लड़के की उम्र कितनी वर्ष होनी चाहिए? 18 वर्ष। और लड़कियों की उम्र कितनी होनी चाहिए? 14 वर्ष। इससे नीचे की अगर उम्र में विवाह हो रहा है तो उसे बाल विवाह माना जाएगा। तो बाल विवाह के खिलाफ यह शारदा अधिनियम 1929 में लाया गया, जो 1978 तक लागू रहा। 1978 में भारत सरकार के द्वारा बाल विवाह निषेध अधिनियम लाया गया। और वर्तमान समय में लड़के की उम्र 21 बरस और लड़की की उम्र 18 बरस होनी चाहिए। अभी इस पर भी सरकार बढ़ाने का प्रयास कर रहा है और संस्तुति चल रही है कि विवाह उम्र और भी वृद्धि किया जाए। अगले सवाल पर आते हैं। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच खाई को चौड़ा करने के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के लिए निम्नलिखित में से किसको पेश किया गया था? तो वो था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। इसी के द्वारा भारत में सबसे पहले मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली शुरू की गई थी। दैध शासन प्रणाली कब शुरू की गई? तो दैध शासन प्रणाली 1765 में लाई गई थी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, और ये समाप्त की गई थी 1772 में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्यक्षता वाली एक समिति की रिपोर्ट पर आधारित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और उस समय गवर्नर बना था कौन? वारेन हेस्टिंग्स। और इसी अधिनियम के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ था। मुस्लिम लीग की मांग की जांच करने और स्वतंत्र भारत के लिए उपयुक्त राजनीतिक ढांचे का सुझाव देने के लिए ब्रिटिश कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? अभी हम लोगों ने बात किया था मार्च 1946 को यह 3 सदस्यीय मिशन आ गया था। नो दलील, नो वकील, नो अपील टिप्पणी निम्नलिखित किससे संबंधित है? रॉलेट एक्ट 1919 का हम लोग इस पर भी पढ़े और ये दोबारा प्रश्न हो रहा है। वुड डिस्पैच का संबंध किससे है? शिक्षा से है। 1854 में लाया गया। इसको लोक शिक्षा अधिनियम कहते हैं 1854 वुड डिस्पैच की अध्यक्षता में। और इस वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। पहली बार इसमें लिखित रूप में वर्णन आया और इसी में पहली बार क्या किया गया मित्र कि भारतीय महिलाओं को भी पढ़ने का अवसर मिला। किसके द्वारा? वुड डिस्पैच के द्वारा। और इसी वुड डिस्पैच की सिफारिश पर 1857 में 3 यूनिवर्सिटी बनाए गए लंदन के आधार पर। बम्बई में बनाया गया, मद्रास में बनाया गया, कोलकाता में 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था? तो ये प्रतिबंधित अधिनियम लाया गया था 1904 में। और 1904 को ध्यान रखना कि इसी समय भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना भी की गई थी। कब? 1904 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। अंग्रेजों ने अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम कब लागू किया था? 1859 में। कब लागू किया गया? 1859 में।
निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठा होने के लिए प्रेरित किया था? कौन सी नीति थी जिसके तहत प्रेरित हुए थे? रौलेट एक्ट, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील। और इसी के विरोध में डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू जो थे वो सभा को संबोधित कर रहे थे और डायर पहुंचा। कहते हैं बिना वार्निंग के उसने अंधाधुंध लोगों पर गोलियां चलाई और काफ़ी लोग मारे गए थे। 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य शामिल थे? अब कमेंट करके बताओ। ये सवाल लगातार पूछा गया है, कई बार आयोग इसको रिपीट कर रहा है। अब यहाँ पर वो छात्र ध्यान दें जो पहली बात अभी तक वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि ऐसा सब बहुत कम लोगों को पसंद आता है। पढ़ना अच्छा वैसे भी नहीं लोगों को लगता अच्छा, लेकिन ध्यान में रखना दुनिया की एकमात्र दवा है जिसका रिएक्शन 0% है, शिक्षा। मित्र ध्यान ये रखना कि जो जो बिंदु मैं बता रहा हूँ उसको कहीं नोट करते जरूर चलना, और आप इससे एक समझ पाइए कि आयोग काफ़ी सवाल अपने रिपीट करता है, और जो नहीं रिपीट करेगा उसकी व्याख्या सुन लीजिए, विश्वास कीजिए हूबहू सवाल यहाँ से आना तय है। तो कितने सदस्य थे आप कमेंट करके बताना। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली शुरू की थी? फिर देखो ये रिपीट हुआ है, 4 बार पूछ चुका है। 1909 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में। निम्नलिखित में से किसने कहा था द रॉलेट एक्ट एक निवारण हत्या है? किसने कहा था? तो ये कहा था एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू ने कहा था इसको। अगले सवाल पर आते हैं। सहायक संधि प्रणाली को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय मूल शासक कौन था? अभी हम लोगों ने बात किया था हैदराबाद का निजाम। सबसे पहले सहायक संधि हैदराबाद के निजाम ने स्वीकार की, फिर मैसूर ने, फिर तंजौर ने, फिर अवध, पेशवा, बरार भोंसले और सिंधिया ने। इंदौर के होलकर ने जो है उस सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। डैश के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। तो किसके द्वारा? सहायक संधि प्रणाली के द्वारा। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट के अस्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा कर दी थी? तो लॉर्ड इरविन ने। किसने किया था? लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। किस अधिनियम के तहत बागान मजदूरों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी? तो अधिनियम था अंतर्देशीय प्रवासन अधिनियम 1959 के तहत ऐसा प्रावधान किया गया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो भूमिका निभाई थी थॉमस बविंगटन मैकाले ने। किस सांविधिक कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों को विभाजित कर दिया गया था? वो था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में इस बात की पुष्टि कर दी गई थी। जो माउंटबेटन योजना में बातें थी उसको अधिनियमित कर दिया गया 1947 में। भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज 1906 में कहाँ फहराया गया था? आरंभ में मैंने इसकी चर्चा की, कोलकाता के टाउन हॉल में पहली बार। और इस राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग थे? 3। लाल रंग ऊपरी पट्टी पे था, हरा रंग निचली पट्टी पे था और पीला रंग मध्य पट्टी पे था, और बीच में लिखा था वंदे मातरम। क्या लिखा था? वंदे मातरम। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के प्रति उदारवादी, क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी? तो ऐसे करने वाले थे गोपाल कृष्ण गोखले। किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने किया था। स्वतंत्रता के पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास के उत्पादन को खूब प्रोत्साहित किया था? तो वह था स्वदेशी आंदोलन 1905, क्योंकि इसी में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, स्वदेशी वस्त्र अपनाने की बात की गई, और यहीं से लोगों ने खेती आरंभ की और खूब बड़ा प्रसिद्ध हुआ था। ये बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। बंगाल में स्वदेशी, देखो सवाल ही आ गया है, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगे के झंडों का रंग डिजाइन किया गया था। तो अब ये आप कमेंट करके बताओ। अभी मैंने इसका व्याख्या की थी कि कौन कौन से रंग का झंडा था। भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज्य था। दादा भाई नौरोजी जी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब कर दी थी? तो इन्होंने किया था कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। स्वराज्य की मांग की गई थी, लेकिन कांग्रेस के अधिवेशन 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। बंगाल का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ? 1905 में लॉर्ड कर्जन के काल में बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए गए, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी, पश्चिमी बंगाल में हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी। पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका को बनाया गया और पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता को बनाया गया था।
पूर्वी बंगाल की कमान किसे दिया गया? तो पूर्वी बंगाल का कमान दिया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर सर ब्लूमफील्ड फुलर को, और पश्चिमी बंगाल की कमान दी गई सर एंड्रयू फ्रेजर को। किसे दिया गया? सर एंड्रयू फ्रेजर को। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब हस्तांतरित की गई थी? तो यह हस्तांतरित कर दी गई 1911 में, अनाउंस किया गया था 1912 में राजधानी बन गई थी। उस समय गवर्नर था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो आज का सेशन यहीं तक। ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताना। अगले सेशन पे हम लोग प्रयास करेंगे 1 और 2 सेशन में पूरा मॉडर्न इंडिया समाप्त हो जाएगा। आप कृपया सुनिए, स्पीड से सुनिए इसको और सॉल्व करते रहिए सवाल। यहाँ से बिल्कुल सवाल रिपीट होंगे, आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा। अगले क्लास में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत